नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप एनडीटीवी पर इस वक्त रात के 9 बजे देख रहे हैं खबरों की खबर। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। कल सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगी। उससे पहले आज राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण हुआ। खबरों की खबर में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोनिया गांधी ने क्यों कहा पुअर लेडी प्रेसिडेंट, और क्या ये कांग्रेस के लिए सियासी एक्सीडेंट साबित हो सकता है। दूसरी खबर में हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली के चुनावी दृश्य की ओर। अमोनिया का लेवल यमुना में ज्यादा है या दिल्ली की जहरीली हो रही है सियासत। आखिर नेताओं के वोट के चक्कर में क्या यमुना पर वोट की चोट की जा रही है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे महाकुंभ की, जहां पर आज न्यायिक आयोग ने तो जांच शुरू कर दी, लेकिन एक और बड़ी खबर वहां से आई और वो ये कि कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी थी, आपको याद होगा, लेकिन आज उनको इस जगह से, इस पद से हटा दिया गया। क्या ममता 4 दिन की महामंडलेश्वर बनकर रह गई हैं, इस पर भी विवाद है, ये पूरी खबर। और चौथी खबर उस बजट से जुड़ी है जो कल सुबह 11 बजे पेश होना है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अब की बार बजट में आपके लिए क्या खास हो सकता है, लेकिन पहले आपको लिए चलेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, और वो ये कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस रिमार्क पर जिस पर आज हंगामा मचा हुआ है। सोनिया गांधी ने पत्रकारों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जब पत्रकारों ने पूछा तो सोनिया ने कहा पुअर लेडी प्रेसिडेंट, और आखिर में फिर कहा कि पुअर थिंग का मतलब हिंदी में हुआ बेकार चीज या इंसान के लिए बेचारी। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी के इन शब्दों पर कांग्रेस की जमकर आलोचना की। खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति का अपमान तो बीजेपी भी करती रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। माननीय संसद सदस्यों, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये 4 सेकंड का बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति पर की गई एक ऐसी टिप्पणी है जिससे संसद का सियासी गलियारा हिल गया। हालांकि पुअर लेडी बोलते बोलते सोनिया गांधी संभल गई और तुरंत ही कहा कि प्रेसिडेंट, लेकिन तब तक जुबान तो सियासी एक्सीडेंट कर चुका था। कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। पुअर लेडी का हिंदी अनुवाद बेचारी होगा, लेकिन क्या भारत की राष्ट्रपति को बेचारी कहना कहीं से ठीक होगा? ये बात बीजेपी को बुरी तरह खल गई। सोनिया गांधी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शख्सियत पर ऐसा बयान देना संसदीय गरिमा की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। Poor lady, the president was getting very tired by the end. No, she could hardly speak, poor thing. मुझे ये खेद की बात है कि मोदी सरकार महामहिम राष्ट्रपति से बीजेपी का एक हैंडबिल पॉम्पलेट पढ़ाया जैसा पढ़ाया। यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ओडिशा में मयूरभंज के एक बेहद गरीब और मामूली आदिवासी परिवार में जन्मी बच्ची अपने संघर्षों से तपकर इस तरह निखरती है
कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बन जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना रास नहीं आया? वैसे सोनिया से पहले राहुल गांधी ने उनके अभिभाषण को उबाऊ कहा। Usual false promises. बोरिंग 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 25 जुलाई 2022 को जब देश आजादी के 75वें साल में था, तब पहली बार एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी। लेकिन उसके हफ्ते भर के अंदर ही कांग्रेस के तब के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए बेहद अपमानित करने वाली टिप्पणी की थी। जब हंगामा मचा तो अधीर रंजन ने ये कहकर अपना बयान वापस लिया और राष्ट्रपति से माफी भी मांगी कि उनकी जुबान फिसल गई थी। और ये अचानक निकल चुके, एक चूक हो गई। मतलब हम देखिए, मैं तो एक बांग्ला भाषी आदमी हूँ, हिंदी में तो उतना आदी नहीं हूँ, फिर भी निकल चुके हैं। हमारे पार्टी की नेत्री वो खुद महिलाएं हैं। अगर महिलाओं का हम इज्जत नहीं कर सकते तो हमारे पार्टी के अध्यक्षा उनकी बात सुन के हम कैसे चलते? अगर कांग्रेस के नेताओं की जुबान एक शालीन महिला और देश की राष्ट्रपति के लिए इस तरह फिसल जाती है तो उनको अपनी जुबान को कसकर पकड़े रहना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू से 10 साल पहले प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने भी सोनिया गांधी के बारे में जो लिखा है, उससे यही लगता है कि वो खुद को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से काफी ऊपर समझती थी। मोदी जी के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर जब मैंने उनके कार्य की प्रशंसा की, तब से सोनिया जी मुझसे नाराज रहने लगी। एक बार संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मेरा और उनका आमना सामना हुआ। उनके साथ आए आजाद और अय्यर जी ने मुझे अभिवादन किया, पर सोनिया जी चाहती थीं कि मैं पहले उन्हें अभिवादन करूं। वे भूल रही थीं कि वो भारत के राष्ट्रपति के सामने हैं, न कि प्रणब मुखर्जी के सामने। मुझे ये बात अंदर तक चुभ गई कि जो व्यक्ति भारत के प्रथम व्यक्ति का सम्मान नहीं करता वो गुलाम पसंद है, और मैं इस गुलामी से आजाद होना चाहता था। खास बात यह है कि आदिवासी समाज से आने वाली एक राष्ट्रपति को सोनिया गांधी ने पुअर लेडी उस वक्त कहा जब उनके बेटे लगातार संविधान की दुहाई देकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। चुनाव का वक्त है, दिल्ली में वोट पड़ने में महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में जब कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश में लगी है, खासकर दिल्ली में, उस बीच में दिल्ली में ही कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की तरफ से जो टिप्पणी हुई पुअर थिंग के नाम पर राष्ट्रपति के लिए, वो कहीं बड़ा बवाल ना खड़ा कर दे। वैसे ही जनता दिल्ली की नाराज कांग्रेस से चल रही है। बीते 2 बार से चुनावों में 0-0 का आंकड़ा दे रही है। अगर इस चीज़ को बीजेपी वोटर तक पहुंचाने में कामयाब रही तो जो कांग्रेस प्रयास कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं रोड़े खड़े हो जाएंगे। अगली खबर की ओर चलेंगे, उसके बाद दिल्ली के चुनाव की बात करेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर बहुत कुछ हलचल मची हुई है। दिल्ली के चुनाव की राजनीति की तरफ आपको लिए चलता हूं। दिल्ली की बात हमने की ही थी शुरू में कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस के हाल की तो बात करी, लेकिन दिल्ली में असली लड़ाई तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। चुनावी राजनीति में क्या चल रहा है? दिल्ली की एक पहचान यमुना नदी है। इसी यमुना के किनारे लाल किला है, जिसके पिछले हिस्से को कभी यमुना छूकर बहती थी। आज बहुत दूर वो खिसक चुकी है, बल्कि इससे ज्यादा आज वो कोमा में है, ऐसा हम कह सकते हैं। कई जगहों पर दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल यमुना में 0 के स्तर पर है। अमोनिया इतना है कि आप एक घूंट पानी सीधे पी भी नहीं सकते। 10 साल से लगातार दिल्ली में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने यमुना की गंदगी को जहर से जोड़ा और जहर को बीजेपी से। अब राजनीति इसी पर इतनी गर्मा गई है कि आज केजरीवाल बोतल में यमुना का गंदा पानी लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचे कि इस पानी को पीकर दिखाइए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चुनाव आयोग पानी पी के दिखा। चुनाव आयोग के दफ्तर में जाते हुए आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने घर के बाहर पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उनके सामने यमुना के अमोनिया वाला पानी 3 बोतलों में रखे हुए थे, जिसे वे चुनाव आयोग को पिलाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन केजरीवाल वास्तव में 3 को ये पानी पिलाना चाहते हैं। 1 बोतल बीजेपी को, 1 बोतल कांग्रेस को और 1 बोतल चुनाव आयोग को। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए। हमने टाइम नहीं लिया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम उनके गेट पे
अपना जवाब दे के आ जाएंगे। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दी। 3 बार वो लाइन पे आए और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने आतिशी जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आतिशी जी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से मदद मांगी। भगवंत मान जी ने भी फिर फ़ोन किए सीएम हरियाणा को कि दिल्ली में पानी प्लीज़ साफ़ भेज दीजिए। हाँ मैं करूँगा। भगवंत मान जी ने कई बार कॉल किया उनको, कई बार, और हर बार हरियाणा के सीएम ने श्योर किया, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। अमोनिया बढ़ता गया और दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक एक करके बंद होने चालू हो गए। केजरीवाल की यूं तो केजरीवाल ने 2025 तक यमुना को दिल्ली में साफ और स्वच्छ बनाने का वादा किया था, लेकिन यमुना जस की तस ही मैली है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मैली। लेकिन वोटिंग से एक हफ्ता पहले केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाकर यमुना की गंदगी के मुद्दे को सनसनीखेज बना दिया। इस पर चुनाव आयोग ने उनसे सबूत मांगा था। चुनाव आयोग का सवाल था कि जहर कौन सा था, तो केजरीवाल का जवाब आया अमोनिया। चुनाव आयोग ने पूछा था कि सबूत क्या है, तो केजरीवाल ने 7 ppm अमोनिया वाला पानी दिखाया। चुनाव आयोग ने पूछा कि ये जहर पाया कहाँ, तो केजरीवाल ने मीडिया को जो बताया उसके मुताबिक वजीराबाद में यमुना से। हालांकि केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनको किन इंजीनियरों ने पानी में जहर की जानकारी दी थी और कैसे उन्होंने जहर को रोक दिया था। दूसरा सवाल है कि हरियाणा से दिल्ली में जहां यमुना आती है, उस पल्ला से वजीराबाद की दूरी 18 किलोमीटर है। बीजेपी का कहना है कि वो इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो गई। बीजेपी जल बोर्ड के सीईओ का हवाला दे रही है, जिन्होंने केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया था। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड, जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखे खत में कहा कि 15 जनवरी के करीब यमुना में अमोनिया लेवल 3.2 ppm थी, जो कुछ दिनों बाद 7 ppm तक पहुंच गई। लेकिन हमारे दबाव का असर हुआ कि 2 ppm पर आ गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया। उन्होंने 3 बार के बाद सीएम आतिशी का फोन उठाना बंद कर दिया। केजरीवाल का दावा है कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उसके बाद अमोनिया का स्तर फिर से घट गया। जैसे अगर पानी का फ्लो और वेलोसिटी है, मतलब जहां पर पानी धीरे चल रहा है, स्लो है, तो रुका हुआ पानी है, तो वहां पर अमोनिया एक्यूमुलेट होगा, तो वहां पर अमोनिया लेवल ज्यादा दिखाई देगा अगर हम उसको मेजर करेंगे वहां से पानी के सैंपल को लेकर। इसके अलावा अगर जहां पर पानी की गहराई ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है और जहां का टेम्परेचर भी थोड़ा वार्म है, तो वहां पर भी अमोनिया लेवल थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एक तरफ सैनी ने उसी पल्ला में जाकर यमुना का पानी पिया था जहां से यमुना दिल्ली में आती है। दूसरी तरफ केजरीवाल चाहते हैं कि सैनी पर मुकदमा दर्ज हो और तीसरी तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कि यमुना का पानी पहले केजरीवाल पिए। केजरीवाल जी कहते हैं, कहा था उन्होंने कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। फिलहाल राजनीतिक दलों के इस आरोप उछालू राजनीति में जनता चकरघिन्नी हो गई है, जिसके लिए यमुना का जिंदा रहना उनकी अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है। जिस यमुना नदी को साफ करने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी केजरीवाल ने उसी यमुना नदी के गंदे पानी को मुद्दा बनाया और बीजेपी को घेरने लगे। देखना होगा कि 8 तारीख को जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। मैं शून्य कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि आम आदमी की सेहत पर
क्या असर पड़ता है इस खराब पानी का। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 ppm से अधिक अमोनिया शरीर के लिए हानिकारक होता है। न्यूयॉर्क स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अमोनिया के कारण त्वचा में जलन, खुजली, चकत्ते और फफोले पड़ सकते हैं। इसके कारण मितली, उल्टी और पेट दर्द जैसी पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। शरीर के कई अंगों को इसके कारण गंभीर नुकसान तक उठाना पड़ सकता है अमोनिया की वजह से। और अगर ये अमोनिया हवा में है, इसकी मात्रा अगर हवा में ज़्यादा हो तो नाक और गले में भी जलन हो सकती है। लंबे समय तक अमोनिया के संपर्क में रहने से सांस की गंभीर बीमारी होने का खतरा भी होता है। इसकी तीव्र बदबू के कारण और ज़्यादा परेशानी आपको महसूस हो सकती है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी और अब उन्होंने एक बयान दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। विदेश में गए तो कहा कि जब समानता आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पर देश में हंगामा मच गया। उसी तरह राहुल ने एक और विवादित बयान दिया कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, जिसमें उन पर मानहानि का मुकदमा चला। वैसे ही मनरेगा को नरेगा तो सवाल उठा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया, जबकि चौकीदार चोर है का नारा इनको 2019 के चुनाव में बहुत महंगा पड़ चुका है। राहुल गांधी ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटों को लामबंद करने में इन दिनों जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी पार्टी की भी आलोचना की कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने पिछड़ों, दलितों को नजरअंदाज किया था। यहीं से विवाद शुरू हो गया। उनका ध्यान नहीं रखा, यानी पिछड़ों, दलितों का ध्यान कांग्रेस पार्टी 90 के दशक में नहीं रख पाई और इससे आरएसएस को सत्ता में आने का मौका मिल गया। उस दौरान जब 90 का दशक था तो कांग्रेस पार्टी की कमान मोटे तौर पर नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के पास थी। लेकिन कुछ वक्त, कुछ पल के लिए राहुल गांधी के परिवार के लोग भी कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे। तो क्या अपने परिवार को बचाकर अपने पुराने नेताओं को निशाना साध रहे हैं? राहुल गांधी के इस बयान को समझने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। संविधान में साफ लिखा है कि सब लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सत्ता से विपक्ष में आने के बाद गलतियां सर पर नाचने लगती हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक बयान बेहद सुर्खियों में है। मैं ये कह सकता हूं कि जो आपने बात बोली, इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। बट 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी, और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राहुल गांधी के इस बयान का उनकी पार्टी ने पूरा समर्थन किया। ये उनका बड़प्पन है कि अपनी गलती स्वीकार करी है उन्होंने, और कहा है कि 90 के दशक में जिस तरह से न्याय होना चाहिए था उतना वो नहीं कर पाए, जितनी वो सोच रहे थे उससे कहीं कम हुआ। लेकिन आगे जो न्याय की लड़ाई है उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और राहुल गांधी जी तो हमेशा से न्याय की बात करते हैं। राहुल जी ने कहा है तो कुछ बात है, तभी उन्होंने ऐसी बात कही। कमियां तो रही हैं और अभी भी पूरी करनी पड़ेंगी। राजनीति में कबूलनामा कई बार एक तीर से कई निशाने भी साधने का काम करता है। राहुल गांधी ने 1990 के दशक की बात की है तो उस समय कांग्रेस के नेतृत्व को देखिए। 1990 में कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी थे। 1991 में उनकी हत्या के बाद कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव के हाथों में आई। साथ ही वो प्रधानमंत्री भी थे। 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1998 में सोनिया गांधी। यानी पूरे 10 साल में करीब 1.5 साल की कांग्रेस की बागडोर किसी ओबीसी के हाथों में रही, जब केसरी पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन केसरी की विदाई जितने अपमानजनक तरीके से हुई, वो आज भी कांग्रेस के दामन पर बड़ा दाग है। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे।
परमानेंट कोषाध्यक्ष थे और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही। 1990 का साल देश में 2 बड़ी घटनाओं का गवाह बना। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। उसी समय बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। तब कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था। साथ ही वो मंदिर निर्माण आंदोलन के भी खिलाफ थे। यानी मंडल और कमंडल दोनों से हटकर कांग्रेस की अगली राजनीति क्या होगी, ये तब साफ नहीं था। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, वही तो बोल रहा हूं। तो अगर हमने आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती। राहुल गांधी ने भले ही 1990 के दशक को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन दलितों, पिछड़ों के प्रति कांग्रेस के रुख पर सवाल आजादी के बाद से ही उठाया जाता रहा है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में ही पिछड़ों को आरक्षण के लिए काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बल्कि 27 जून 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को आरक्षण के खिलाफ चिट्ठी भी लिखी थी। उसी तरह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री दफ्तर में 10 साल तक धूल फांकती रही। पहले 5 साल इंदिरा गांधी और अगले 5 साल राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबा कर रखा। वहीं संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला, जब केंद्र में कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस से बगावत करके निकली वीपी सिंह की सरकार थी। इसी आधार पर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि पिछड़ों और दलितों के खिलाफ कांग्रेस तो नेहरू के जमाने से थी। स्वीकार करने से वापसी नहीं हो पाएगी, जो नुकसान हुआ है स्वीकार करने से पाप नहीं धुलेंगे। लेकिन हम लोग तो शुरू से ही कहते थे कि कांग्रेस दलित और पिछड़ों के हितों की रखवाली ढंग से नहीं कर पाई है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि यदि आप आरक्षण देंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो या जुडिशरी में हो अथवा विधायिका में हो। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़े और दलित के आरक्षण के खिलाफ थे। लेकिन 11 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लग रहा है कि पार्टी ने 90 के दशक में जो गलती की उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने राज किया था। अगर उनके द्वारा कुछ गलत हुआ है तो उसका आज उनको एहसास है। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी महर में आते आते। जो हुआ है वो उनको भी पता है कि किस तरह उनकी जो है पूरी सरकार जो है और सिर्फ सीमित लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ी थी, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अहित इन वर्गों का। और ये वर्ग भी अब समझ गए कि ऐसे लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, जो इन्होंने सिर्फ जो है समय के साथ जो सत्ता में नहीं तो उस तरह की बातें कर रहे हैं। जब सत्ता में थे तो हमारी एक बात सुनने को राजी नहीं थे, इनके अधिकारों पे, इनके लुटते अधिकारों पे और तमाम तरह की चीज़ों पे ध्यान देने को राजी नहीं थे। ये भी जो है देश भी देख रहा है, जनता भी देख रही है और सब चीज़ जनता के सामने है। कई समाज वैज्ञानिक और हम लोग तो उस दौर में छात्र थे, हम जानते हैं कि किस प्रकार जहां स्टैंड लेना चाहिए था उस समय की कांग्रेस, उनकी मजबूरियां रही होंगी, उनके सलाहकार कुछ और होंगे, लेकिन इस ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने स्वीकारोक्ति की है, मैं समझता हूं उसके बाद उनको भी पता है कि उनका आगे का ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ एक्शन क्या हो। जिस तरह से अपना बेस बढ़ाने के पिछड़ों, दलित की, बाल संख्यकों की बात कर रहे हैं, फिर से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो नहीं तो जोड़ें, प्रयास करें। भाई राजनीति में हर पार्टी को अपना अधिकार है प्रयास करने को, उसमें हमें कोई नहीं है, प्रयास करें। लेकिन हमें विश्वास है कि पीटीए के लोग जिन लोगों को जोड़कर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी, वो हमारा कारवा बढ़ता ही जाएगा, कम होने वाला नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको हर समाज, हर तबके का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी तबके से आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आदिवासी हैं,
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दलित हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन दलित हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह राजपूत हैं। राहुल जिस बात पर आत्ममंथन कर रहे हैं, बीजेपी ने उसको हकीकत में उतार दिया। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ हिमांशु शेखर मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको महाकुंभ का अपडेट दे देते हैं। भगदड़ के 2 दिन बीत चुके हैं। न्यायिक जांच आयोग जो बना था उसने आज प्रयाग पहुंच के जांच शुरू कर दी। 3 तारीख को अगला शाही स्नान होना है बसंत पंचमी का, उसकी तैयारियों में प्रशासन लग गया है। लेकिन इस बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने खोए हुए को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ तो प्रयागराज में चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आज प्रयागराज से आई और ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। एक अजीब सा रंग महाकुंभ में और देखने को मिला। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई फिल्म अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी को उनके पद से आज हटा दिया गया। लेकिन जिन अजय दास ने ममता को हटाया, ममता कुलकर्णी को, उनसे अखाड़ा परिषद ने यह सवाल पूछ लिया कि आप होते कौन हैं महामंडलेश्वर तय करने वाले। दोनों ओर से जो आरोप लगाए गए वो बेहद गंभीर हैं। इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या ममता कुलकर्णी 4 दिन की ही महामंडलेश्वर बनकर रह गई हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए। 24 जनवरी को महाकुंभ की खबरों में ममता कुलकर्णी छाई रहीं। दुनिया को पता चला कि ममता कुलकर्णी अब से श्री यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी और वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। लेकिन 7 दिन बाद यानी शुक्रवार की सुबह ये खबर आ गई कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी उनके पद से हटा दिया गया। वही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जिन्होंने ममता कुलकर्णी का पटाभिषेक किया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताने वाले अजय दास ने कहा कि उन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर का ऐलान किया जाएगा। ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना कर वैराग या संन्यास न दे करके सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। इसी वजह से मुझे जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ रहा है। लेकिन महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उल्टे अजय दास को ही घेर लिया। उनके ऊपर करप्शन से लेकर कई दूसरे गंभीर आरोप लगा दिए। वो हमारे अखाड़े की है नहीं, ना हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं। वो हमारे साथ जुड़े थे, वो किन्नर अखाड़े का गमन कर गए सारे पैसों का, अपना आश्रम छुड़वाए जो गिरवी पड़ा था। बाद में जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दिया था उन्होंने, उसके लिए हमने सारे पैसे दिए थे और वो पैसे खा गए उन्होंने। बाद में वो आश्रम बेच के। अखाड़ा परिषद भी इस मामले में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी के पक्ष में है। संगठन के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, अजय दास होते कौन हैं ऐसे फैसले लेने वाले। सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? देखिए, हमें यही जानकारी है और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। वैसे ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के बाद संतों के बीच से भी विरोध के स्वर उठे थे। कहा गया था कि किन्नर अखाड़े ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसका पूरे भारत को इंतजार है। जी हाँ, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना एक और बजट पेश करेंगी। इनफैक्ट मोदी सरकार की तीसरी पारी का ये पहला बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेगी। इस मौके पर हमने देश के अलग अलग शहरों में लोगों से पूछा कि बजट से उनकी अब क्या उम्मीदें हैं। इसके साथ ही आप आर्थिक जगत के 5 दिग्गजों से भी सुनिए कि बजट में उनके हिसाब से क्या खास हो सकता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी
सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, शनिवार को जब बजट का पिटारा खुलेगा तब आम लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी क्या? आज हम आपको देश के अलग अलग जगहों पर ले चलेंगे और बताएंगे कि बजट से आम लोगों की उम्मीद क्या है, और साथ में ये भी कि देश के आर्थिक नब्ज को समझने वाले जानकारों का इस बारे में क्या कहना है। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। हमारी ये उम्मीद है कि क्योंकि हमने अभी नई पहली नौकरी शुरू की है, तो फॉर द युवा हमारे को कम टैक्सेशन हो हमारी सैलरी में से, होपफुली। सो ये हमारी उम्मीद है। हाँ, हेल्प द यूथ एज वेल, यूथ को भी हेल्प होगा उसमें। सो हमारा बस होप यही है कि टैक्स कम कटे बस। हम बस यही चाहते हैं कि मैम हमारे टैक्सेस थोड़े कम कर दें ताकि मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, ताकि हम ज़्यादा स्पेंड कर सकें और हमारी मार्केट को ग्रोथ मिले। हम लोग छोटे मोटे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो हम उस दिन चाहते हैं कि मार्केट अच्छी उछाल दिखाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा पैसा इनपुट चाहिए मैम से कि वो मार्केट में थोड़ा पैसा लाएं। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके जॉब युवा के लिए खोले, हर फील्ड में खोले, सरकारी में क्या प्राइवेट में, जितना ज़्यादा हो सके। क्यों सर, आप AI के ज़माने में आपको पता है जॉब का वैसे धीरे धीरे होता जा रहा है, युवा ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों को जॉब नहीं मिल रही। तो मैं तो ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, और सर एक आदमी को उस हिसाब की सैलरी मिले कि उसको लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। जॉब को लेकर अभी जैसे अभी तक चलता आ रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं BA कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, पर मेरे पास जॉब नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अदर कोर्सेज़ पे जाना, शिफ्ट करना पड़ा। मैं यहाँ पे IT कोर्स कर रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। ये तो हुई देश की युवा पीढ़ी की मांग और उम्मीदें, लेकिन ये पूरी कैसे होंगी, यही सवाल रखा हमने अर्थशास्त्र और टैक्स सिस्टम के जानकारों के सामने। टेक्नोलॉजी तो प्राप्त कर रहे हैं, AI की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्या रोजगार और रोजगार में उस सृजन जो नए रोजगार का हो रहा है वो क्या लाभदायक होगा, किस रूप से जो वर्तमान शिक्षा की प्रणाली है उसको परिवर्तित कर शिक्षा, टेक्नोलॉजी और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के रूप में परिवर्तन कर सकें। जब देख रहे हैं कि AI ऐसे कार्य में लगा हुआ है जहां जो लोग साधारण कार्य कर रहे हैं, अगर AI करेगी तो लोग कौन से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो देश के लिए, उनके आय के लिए निश्चित लाभदायक हो। अगले 20-25 साल जो हम देख रहे हैं 2047 तक, उसमें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लें तो 0.5% या 0.6%। तो हमें 7.6% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ चाहिए। तो उसमें अगर GDP ग्रोथ चाहिए तो वो GDP ग्रोथ 7.6 के बजाय आधा पॉपुलेशन ग्रोथ को अकाउंट में लेते हुए करीब 8.1 या 8.2% चाहिए। 7.9 तो हमने पिछले 20 साल में अचीव किया है। टैक्सेस का, इससे मैं मेरे भी रिलेटिव्स हैं, वो सब कहते हैं टैक्स कम होना चाहिए, पर एज एन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, मेरा एम्फेसिस ऑलवेज इज ऑन टैक्स रिफॉर्म। क्या मतलब है उसका? टैक्स रिफॉर्म का मतलब है, अभी आप कोई भी टैक्स ले लिए, सेंट्रल टैक्स से बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है।
तो अगर टैक्स इकोनॉमिक्स को आप देखें, वो हमें बताता है कि किस तरह इसको सिंप्लीफाई करें और इकोनॉमिकली साउंड भी बनाएं। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सम लॉयर गोइंग इन एंड सिंप्लीफाइंग, दैट इज़ नॉट इनफ। वो इकोनॉमिकली भी साउंड होना चाहिए, क्योंकि उसके इंसेंटिव इफेक्ट होते हैं। वो लॉयर का काम नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट का काम है। क्या है इंसेंटिव इफेक्ट, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। टैक्स के जो स्लैब्स हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ 30% का स्लैब बहुत जल्दी से आ जाता है। अब आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा पुराने रजीम में और नए रजीम में 15 लाख से ऊपर जाए तो एकदम 30% का स्लैब आ जाता है, जो अपने आप में मैं कहता हूँ बहुत स्टीप है। तो मेरा ऐसा मानना है इस समय टैक्स पेयर भी कम नहीं होंगे और टैक्स की कलेक्शन भी अच्छी आएंगी अगर इस स्लैब को वाइडन कर दिया जाए, और जो ओल्ड रजीम है उसमें कोई कंसेशन नहीं आएगी, ये ऐसा मानना है। क्योंकि वित्त मंत्री जी का इस गवर्नमेंट का भी जो आज की डेट में थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, फिलॉसफी है, वो ये है कि एग्जम्पशन लेस, डिडक्शन लेस। हमने भोपाल में युवा पीढ़ी से बात की और उनसे पूछा कि वो बजट में ऐसा क्या चाहते हैं जिससे भविष्य सहज हो, करियर में आसानी हो। जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब जो उसकी फीसेस वगैरह हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो वो अपनी मनमानी चलाते हैं, जैसे कभी भी चालू कर दिया उसमें फिर वो बंद कर देते हैं अचानक से, तो उससे स्टूडेंट्स का लॉस होता है। तो ऐसे ही मतलब उनके लिए कोई बिल वगैरह पास किया जाए जिससे वो सही तरीके से मतलब उनकी भी जानकारी सरकार के पास रहे कि हाँ ये क्या किस तरीके से कोचिंग चला रहे हैं। आइए अब आपको राजस्थान ले चलते हैं, जहाँ की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काफी मजबूत है। हमने वहाँ के कारोबारियों से पूछा कि इस बजट में आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। अपैरल पार्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज की तारीख में हमारे शहर को, जो कि प्लग एंड प्ले जो सिस्टम है उस पर चले। अभी क्या होता है कि हमारे को ज़मीन लेनी है, ज़मीन लेकर के बनाना है, बनाने के बाद उसको चालू करना है, तो इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस हो जाता है। ये साल 2 साल 3 साल तो इसमें ही निकल जाते हैं। तो एक अपैरल पार्क बना हुआ हो, ऑलरेडी बन कर रेडी हो, हमको बस वहाँ जाना है, मशीनरी लगानी है, प्लग करनी है और चालू करना है। तो इससे समय बहुत बचता है। रेडी चीज़ होएगी, हम फटाफट अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमारे को ईज़ ऑफ वर्किंग मिल जाए तो हम उनसे कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे को आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो सेक्टर है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है हिंदुस्तान में, और 50% से ज़्यादा हम औरतों को रोज़गार देते हैं। अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज़्यादा हम रोज़गार देते हैं। तो कुछ अगर हमको इंसेंटिव मिल जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो भी मॉडर्नाइजेशन के लिए हम यूज़ कर सके, तो हम कहीं पीछे नहीं हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका को हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, अपैरल सेक्टर में है। इन सेक्टर में भारत अमेरिकी कंपनियों के साथ कंपटीशन में नहीं है। आइए अब सुने कि जानकार इस बारे में क्या कहते हैं। क्या मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के एक्सपोर्ट के लिए कोई अच्छी खबर है? तो मेरे को लगता है कि जब इंडिया से टैरिफ की बात आती है तो उसका आइडिया ये नहीं है कि इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस में ना जाए। उसका आइडिया होगा कि हम इंडिया को निगोशिएशन के लिए ले आए और शायद यूएस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा मार्केट एक्सेस इंडिया में लिया जाए। हम लोग ने एक इंटरनल स्टडी की, तो इस स्टडी में भी आया कि इंडिया को टैरिफ वॉर के होने से $25 बिलियन का एडिशनल एक्सपोर्ट मार्केट मिलेगा, ओवर एंड अबव जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ है उसको छोड़ के। ये महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण है। आपने असेसमेंट किया है? हमने असेसमेंट किया, हमने प्रोडक्ट भी बताया कि इस प्रोडक्ट में कितना हो सकता है। ये तो हुए वो लोग जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में गहरी समझ है। अब आपको उन लोगों की बात सुनाते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट ने एआई और साइबर सिक्योरिटी के रिफॉर्म्स पे फोकस किया है, पर कंटेंट क्रिएटर्स की इकोनॉमी और ब्यूटी वेलनेस में बहुत कम फोकस किया है। वहाँ पे अगर हमें गवर्नमेंट की कुछ बैकिंग मिल जाए तो बहुत फायदे होंगे हमारे जैसे छोटे बिजनेसेस के लिए। इसमें खास ध्यान रखा जाएगा वाइट कॉलर एम्प्लॉइज का, यानी वो लोग जो 4 लाख से 15 लाख के आसपास सालाना कमाते हैं, उन्हें इनकम टैक्स में ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये ओवर ड्यू है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, एनपीएस में एक्स्ट्रा छूट हो या टैक्स स्लैब्स में थोड़ा रिलैक्सेशन। सरकार को पर्सनल टैक्स जो है वो कट कर देना चाहिए। पहले तो 10 लाख तक की जो एनुअल इनकम है उसको ट्राई करना चाहिए कम्प्लीटली टैक्स फ्री कर देने का, ताकि मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिले। जो हमारी इनकम टैक्स स्लैब है उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, ताकि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इंतजार कीजिए शनिवार की सुबह का। बजट में आपके लिए क्या है, सरल तरीके से सटीक अंदाज में देखिए सिर्फ एनडीटीवी पर।
तो कल 1 फरवरी है, बजट का दिन है। एनडीटीवी पर हम आपको बजट का सरल और सटीक विश्लेषण कल सुबह से लगातार दिखाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि बजट का मतलब आखिरकार होता क्या और कैसे ये आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन बजट को समझने के लिए उन शब्दों को समझना भी बहुत ज़रूरी है जो कल आप बार बार दिन भर सुन सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसको आसान शब्दों में आपको एक बार याद करा दिया जाए। जीडीपी अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल होता है जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, देश के सभी प्रोडक्ट्स और सर्विस की कुल मार्केट वैल्यू। फिजिकल डिफिसिट खर्च, ये फिजिकल डिफिसिट खर्च और आमदनी का अंतर होता है, यानी राजकोषीय घाटा। अगला शब्द है फाइनेंस बिल, सरकार की कुल जमा का हिसाब, जमा का स्रोत। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी फ्लो या रुपए की उपलब्धता पर नजर रखने वाली सरकार की नीति। कंसोलिडेटेड फंड, यानी संचित निधि, वो फंड जहां सरकार अपनी जमा पूंजी रखती है। एक और शब्द है इन्फ्लेशन, इससे शायद आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, मतलब महंगाई, जो कि बाजार के कई पैरामीटर्स पर निर्भर करती है। एक और शब्द है बजट एस्टिमेट, यानी पैसा कहां से आएगा, कहां खर्च होगा, उसका अनुमान। ये शब्द कल दिन भर आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो खबरों की खबर में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां से लेंगे, लेकिन कुछ और खबरें बने रहिए, तुरंत लौट के आता हूं। विराट कोहली की बात करते हैं। ये विराट कोहली ने 13 साल के बाद घरेलू क्रिकेट का अज्ञातवास आज पूरा किया। तो उम्मीद थी कि हस्तिनापुर में उनका ही जलवा दिखेगा। अपने घरेलू मैदान दिल्ली में वो खेल रहे थे, कई सालों के बाद खेल रहे थे। रणजी का मैच क्या हुआ, देखने के लिए स्टेडियम भरा हुआ था। मगर कहते हैं कि क्रिकेट में कोई स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखी जा सकती। एक अनजान खिलाड़ी के हाथों आउट होकर विराट को बेशक फायदा ना हुआ हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। करीब 13 साल बाद दिल्ली रणजी के पहले दिन के लंबे इंतजार के बाद कोहली क्रीज पर आए तो उनसे उम्मीदों का आसमान बेहद विराट हो गया। एक दिन पहले तो एक फैन मैदान पर उनके पांव छूकर उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट का दर्जा भी दे आया। लेकिन रेलवे के एक अनजान से पेशर हिमांशु सांगवान के लिए तो ये दिन शायद उनके जीवन का सबसे खास दिन साबित हुआ। स्पेशल मोमेंट था। विराट मतलब पूरे इंडिया में मतलब लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और मेरे लिए भी स्पेशल मोमेंट था कि उनका विकेट लेना मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला बात है। हिमांशु सांगवान को आईपीएल में जगह नहीं मिल पाई, मगर अचानक क्रिकेट सर्किट में उनकी चर्चा होने लगी है। उनकी एक गेंद ने विराट कोहली के विकेट को विकेट कीपर तक कॉट व्हील करवा दिया। विराट को देखने आए हजारों फैंस के लिए ये उनके व्रत के टूटने जैसा था। तुम्हारा स्कूल नहीं है आज? छुट्टी कर ली कोहली को देखने के लिए। तो आज तो कोहली की बैटिंग होगी नहीं, अभी तो दिल्ली ने टॉस जीत के फील्डिंग चुनी है। कोहली फील्डिंग में अभी कोहली को देखने आई है। मेरा बेटा कोहली का बहुत बड़ा फैन है, हम 6:30 से यहाँ खड़े। विराट की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब उनके कई हमशक्ल भी बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। लोग अब विराट की शक्ल, विराट के तेवर, विराट का अंदाज कॉपी करते हैं। अच्छा, विराट को जैसे रणजी खेलने के लिए बोला गया, एज ए फैन आपको अच्छा लगा या आपको लगा कि नहीं मतलब ठीक? नहीं, इट्स डेफिनेटली इट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, फॉर बीसीसीआई एंड फॉर विराट हिमसेल्फ, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैं मानूंगा थोड़ा सा स्ट्रगल तो जरूर कर रहे हैं एंड रणजी में खेल के आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप मैच देखिए और बहुत अच्छा मैच होने वाला है और हमारे सर आज 100 मार रहे हैं। विराट से करीब 13 साल बाद यहां आकर विराट ने रणजी मैच की रौनक बढ़ा दी। कई अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नजारा पिछले 30-40 साल में किसी घरेलू मैच में नहीं देखा। जाहिर तौर पर विराट का 6 रन बनाकर आउट होना उनके फैंस के लिए बेहद मायूसी भरा साबित हुआ। तो कम से कम शतक मिल जाता तो मजा आ जाता। बढ़िया बॉलर था जो सांगवान, उसने अच्छा विकेट लिया विराट कोहली का, पर अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा नहीं लगा। मुमकिन है कि विराट को एक बार दूसरी पारी में इस पिच पर हाथ आजमाने का मौका मिले।
उनके फैंस की उम्मीदें फिर आसमान पर होंगी। विराट को भी इसका फायदा जरूर होगा। जाहिर है इससे घरेलू क्रिकेट को फायदा होता जरूर नजर आता है। विराट कोहली जब 6 रन बनाकर आउट हुए तो उनके लाखों फैंस जरूर मायूस हुए, लेकिन जिस खिलाड़ी ने उन्हें आउट किया, हिमांशु सांगवान, उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। तो अधिकारियों ने कहा कि विराट का रणजी के लिए मैदान पर आना ही क्रिकेट की जीत है। द शो मस्ट गो ऑन। क्रिकेट चलता रहना चाहिए, उम्मीद बनती रहनी चाहिए। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। अगले 17-18 दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। विराट कोहली का सिलेक्शन उस टीम में हो चुका है, लेकिन विराट का ये फॉर्म चिंता में डालता। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो वक्फा है 18 दिन का, 19 दिन का, इसमें विराट अपने फॉर्म को पा लेंगे ताकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में दिग्गजों का सामना आसानी से कर सके। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।